ये लीजिए माँ जी और पापा जी, ये खाइए, मैंने बनाई है गांव की फेमस डिश आलू मेथी। और मैंने भी बनाया है ये मेथी मटर मलाई और मलाई कोफ्ता। वाह भाभी, आपके बनाए हुए खाने से तो खुशबू ही ऐसी आ रही है कि मन कर रहा है बस जल्दी से खा लो। सही कहा, वैसे तुम्हारी आलू मेथी भी देखने और खाने लायक हो रही है। मेरी तो दोनों ही बहुओं का बनाया हुआ खाना लाजवाब ही है। वैसे आशा बड़ी किस्मत वाले सास ससुर हैं हम दोनों, जो हमें इतनी मिलनसार बहुएं मिली। अपने बेटों की शादी करने से पहले तो मैं डरता था कि कहीं मेरा परिवार न टूट जाए, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मेरे घर में तो दो दो लक्ष्मी का स्वरूप बहुएं आई हैं, जिन्होंने मेरे परिवार को बांध कर रख दिया है। गोपाल की बात पर सभी खुश होने लगे। गोपाल एक अमीर बिजनेसमैन था, जिसके घर में उसके दो बेटे, दो बहुएं, उसकी पत्नी और वो खुद रहते थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। वैसे तो दोनों बहुएं अलग अलग जगह से आई थीं, लेकिन काफी मिलनसार थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज, अम्मा, आप फिक्र ना करें अम्मा, मैं माँ बाबा से बात करती हूँ। रिदिमा फोन पर बात करके बड़ी ही घबराती सी अपनी सास के पास आई। माँ जी। हाँ हाँ बहू, बोल, मैं सुन रही हूँ। क्या बात है, इतनी क्यों परेशान है? माँ जी, वो कल हमारे गांव में ना एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उसमें मेरे माँ बाबा का घर उजड़ गया। अब उनके पास रहने का कोई बसेरा नहीं है। मैं ही उनका इकलौता सहारा और उम्मीद हूँ। माँ जी, क्या मैं उन्हें यहाँ इस घर में ही बुला सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, तू पूछ क्यों रही है? ये तो उनका भी उतना ही घर है जितना कि हमारा। क्या हुआ रिधिमा, तुम्हारा भी मायके पर आफत आ गई है क्या? आप ऐसे क्यों पूछ रही हो भाभी? क्या आपकी भी? माँ जी, आप जानती हो मेरे बाबा को काम में बड़ा लॉस हो गया है। मेरे माँ बाबा का सब कुछ छिन गया है माँ जी, वो भी बस एक ही झटके में। ऐसा क्या बहू? हे भगवान, ये तू कैसे खेल खेल रहा है? बहू, एक काम कर, अपने मायके वालों को भी यहीं बुला ले। वैसे भी अपनों की मुसीबत के वक्त में अपने ही काम आते हैं। आशा के बोलने पर मल्लिका ने भी अपने परिवार वालों को अपने ससुराल आने का न्योता दे दिया। बस फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों बहुओं के पति अपने अपने ससुराल वालों को अपने घर ले आए। और फिर आइए बैठिए दोनों, समधी जी और समधन जी। माँ बाबा, तूफान में आपको कुत्तों कुछ हुआ नहीं ना? नहीं बेटा, मैं और भूमि तो सही है, लेकिन तुम्हारे बाबा की तबीयत बिगड़ गई थी। तू एक काम कर, अगर तेरे घर में तुलसी हो तो तू अपने बाबा को तुलसी का काढ़ा बनाकर दे दे। हाँ माँ, तुलसी है, मैं लाती हूँ काढ़ा बनाकर। रिदिमा अपने बाप को तुलसी का काढ़ा बनाकर देने के लिए रसोई में गार्डन से तुलसी की पत्तियां तोड़कर ले आई। लेकिन जैसे ही वो रसोई में पहुंची तो मल्लिका सभी गैस चूल्हों पर खाना बना रही थी। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? सभी की चाय और नाश्ता बना रही थी रिदिमा। अरे नहीं, बाबा को सर्दी हो गई है तो मुझे उन्हें तुलसी का काढ़ा बनाकर देना था। लो, तो तुम ही पहले काढ़ा बना लो, उसके बाद चाय बन जाएगी। शुक्रिया भाभी। भाभी, पहले बस एक परिवार था, लेकिन अब इस एक ही रसोई में हम दोनों को अपने ससुराल और अपने अपने मायके का भी ख्याल रखना है। जो भी हो, हम अच्छे से और मिलजुल कर ही करेंगे। दोनों बहुओं को अंदाजा था कि इसमें दिल बिगड़ी हो सकती है, लेकिन उन्होंने खुद को पहले ही मजबूत कर लिया। ऐसे ही 2-4 दिन बीते। दोनों ही बहुओं को अपने अपने मायके और ससुराल का काम एक ही रसोई में करने में दिक्कत होती थी। रिदिमा, 1 मिनट को गैस खाली कर दो, मेरे बाबा और माँ को भूख लग रही है, मैं उन्हें नाश्ता बनाकर दूंगी। भाभी, मैं भी तो अपने परिवार के लिए ही नाश्ता बना रही हूँ। पहले मैंने कैलाश जी और राजेश जी के साथ माँ बाबा का नाश्ता करवाया और उसके बाद उन्हें टिफिन बना कर दिया। मेरे माँ बाबा बहुत सवेरे से उठ जाते हैं और वो काफी इंतजार कर चुके हैं, लेकिन अब मैं उन्हें और इंतजार नहीं करवा सकती। अच्छा, तुम्हारे भी तो बाबा के काढ़े के लिए मैंने गैस खाली किया था, और मैं कौन सा तुम्हारी मायके वालों की तरह अपने मायके वालों को चाट बनाकर खिला रही हूँ। मैं तो बस हल्का गुनगुना दूध ही उन्हें देने वाली थी। ओहो, चाय और सादे पराठे कब से चाट मल्लों में आने लगी? दोनों बहुओं में ऐसे ही बहस होने लगी कि तभी उनकी सास उनके पास आई। मल्लिका, रिधिमा, तुम दोनों, अरे तुमने तो कभी भी एक दूसरे से ऐसे सुलूक नहीं किया जैसे आज कर रही हो। आशा की बात सुनकर दोनों बहुओं को एहसास हुआ कि ये कलेश बस एक रसोई होने की वजह से हो रही है। डियर, क्या है ये सब कुछ? सॉरी माँ जी। मेरी तरफ से भी सॉरी माँ, वो बस हम दोनों को ही काम की जल्दी हो रही थी, इसीलिए ऐसा हो गया। जो भी हो, मेरी बहुएं जैसे रहती थी वो वैसे ही रहनी चाहिए, अब लड़ाई मत करना। आशा ऐसे बोलकर चली गई और रिधिमा और मल्लिका ने फिर शांति से ही काम लिया। दोनों ने एक एक करके नाश्ता बनाया और साथ साथ अपने मायके वालों को दिया।
वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छी चाय बनाती हो। ये पोहे भी लाजवाब लग रहे हैं मेरी शहजादी। सभी ने ऐसे ही तारीफ करते हुए नाश्ता किया, जिसके कुछ देर बाद ही खाने की बारी आई और फिर से दोनों देवरानी जेठानी की बहस शुरू हुई। ये रिद्धिमा, ये कढ़ाई क्यों ले रही हो? लाओ ये मुझे दो, मुझे इसमें अपनी माँ के लिए पूरी तलनी है। नहीं भाभी, मैं कढ़ाई में सब्जी बनाऊंगी। क्या मतलब कि तुम सब्जी बनाओगी? अरे सब्जी के लिए तो प्रेशर कुकर है, तुम उसका इस्तेमाल कर लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कढ़ाई पनीर बनाऊंगी। और उसका तो नाम ही कढ़ाई से शुरू होता है, तो वो कुकर में कैसे बन सकता है? कुछ ज्यादा ही नहीं लुटाया जा रहा है मायके वालों पर? हाँ, मेरे मायके के लोग हैं ही ऐसे कि उन पर लुटाऊंगी, आपको उससे क्या? दोनों में फिर ऐसे ही लड़ाई छिड़ गई, जिसका परिणाम ये आया कि दोनों देवरानी जेठानी ने अपने अलग अलग बर्तन निकाल लिए और लड़ते झगड़ते ही खाना बनाया। ऐसे ही लगभग एक हफ्ता चला। दोनों बहुएं, जिनमें कभी कलेश नहीं बनी थी, अब हर रोज किसी न किसी बात पर उनमें लड़ाई होती थी, जिसको देखकर उनके सास ससुर और पतियों को बहुत दुख होता था। सुनिए गोपाल जी, मैंने नहीं सोचा था कि दोनों बहुओं के मायके वालों के आने से ऐसा हो जाएगा। इस तरह ही अगर कुछ और दिन चला तो फिर मेरे परिवार को बिखरने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कुछ भी कीजिए लेकिन बहुओं के मायके वालों को बस इनके घर भेजिए। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। गोपाल को भी अपने घर का माहौल दिख रहा था, जिसकी वजह से उसने कोई भी फैसला लेने में देरी नहीं की और उसने 2 छोटे से छोटे घर खरीद लिए। किशोर जी और कमलेश जी, आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ बेटियों के ससुराल में आप ठीक से रह पाते होंगे। इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए ही अलग अलग घर खरीदे हैं। अरे समधी जी, आपने भला क्यों? नहीं नहीं समधी जी, ये मेरा फर्ज था। आप लोग उन घरों में अच्छे से रहेंगे। वहीं पास ही में एक बड़ी मार्केट भी है, जहाँ आपको दुकानें या कोई भी काम मिल जाएगा। माँ, गोपाल अंकल कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समधी जी। वैसे इस सब की क्या जरूरत थी, हम तो चले जाते अपने ही गांव। बहना, मुसीबत के वक्त परिवार ही परिवार के काम आता है। आशा के समझाने पर मिताली और विद्या दोनों मुस्कुरा दी और गोपाल उसके बाद बिना एक भी मिनट गवाए दोनों परिवारों को उनके नए घरों में छोड़ आया। ऐसे ही शाम हो गई और जब दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाने को रसोई में आई। रिद्धिमा, लाओ मुझे चकला दे दो, मैं रोटी बना लूंगी और मैं सब्जी और रायता। रिद्धिमा, मुझे माफ कर देना, माँ बाबा के रहते वक्त अगर मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ तो। अपने माँ बाप के लिए सभी बेहतर ही करना चाहते हैं और शायद इसी वजह से हम में भी लड़ाई हुई। भाभी भाभी, अगर मैं भी कुछ ज्यादा गलत बोल गई हूँ तो मुझे भी माफ कर देना। कर दिया, वादा करते हैं अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे। एक दूसरे के परिवार को भी ऐसे ही मानेंगे जैसे हम अपने ससुराल को मानते हैं। दोनों बहुओं ने ऐसे बोलकर एक दूसरे को गले लगा लिया। बाहर से ये सारा मंजर आशा ने भी देखा था, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहीं गोपाल ने किशोर और कमलेश दोनों को ही बाजार में काम दिलवा दिया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। बस बहुत हो गया, ये गया जहर खाने में, जिसे खाने के बाद महाराजा तो जाएंगे ही जाएंगे, ये राजपाट भी मेरा हो जाएगा और उस गरीब देवरानी उर्फ छोटी रानी को इस महल से बेइज्जत करके निकाल दिया जाएगा। इसके बाद सब मेरी मुट्ठी में। छोटी रानी, बड़ी रानी, महाराज आपसे खाने के बारे में पूछ रहे हैं। अलग अलग राज्य के महाराज भोजन कक्ष में भोजन का इंतजार कर रहे हैं, आप ज्यादा विलंब ना करें। दासी, आप बड़े महाराज और राजमाता से कह दीजिए हमने अपनी पहली रसोई का भोजन तैयार कर लिया है, हम अभी प्रस्तुत करते हैं। परोसो देवरानी जी, परोसो। ये तुम्हारी पहली रसोई थी और आखिरी भी। क्या बड़ी जेठानी अपनी देवरानी के साथ राजपाट के लिए ये सब कर रही थी? क्या चंद्रवती की ये चाल काम कर पाएगी? और गरीब देवरानी एक बड़े से महल की बहू कैसे बन गई? ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां सीलमपुर राज्य में एक बड़ा सा महल था और वीरभान सिंह के 2 पुत्र थे, बड़ा बेटा सूर्यभान और छोटा बेटा चंद्रभान। एक दिन वो अपने बड़े बेटे के कक्ष में जा रहा था, जहां वो एक नर्तकी के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे पाते हैं। बड़ी ही बला की खूबसूरत हो दासी तुम, लेकिन अब मैं तुम्हें न दासी बुलाना चाहता हूँ न दासी रूप में देखना चाहता हूँ। ये देखो, मेरे पास अनेक जेवरात हैं, तुम इसे पहन लो। चलो मैं खुद ही पहना देता हूँ। नहीं नहीं, बड़े महाराज छोड़ दीजिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए नृत्य करती हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दीजिए। क्या तुम 2 बच्चों की माँ हो? लेकिन मुझे तो खूबसूरत अप्सरा जैसी लग रही हो। जाने दीजिए महाराज। हम इस लड़के का क्या करें?
ये भूल चुके हैं कि ये इस महल के सबसे बड़े राजा हैं। कितनी बार हमने इन्हें ऐसी हरकत करते हुए पाया है और कईयों के साथ रंगरेलियां मनाते हुए, लेकिन अब और नहीं। सूर्यभान, छोड़ो उस दासी को और तुम किसी से कुछ कहना मत। महाराज। तभी घबराई हुई दासी वहां से भाग जाती है और महाराज अपने बेटे को बहुत समझाता है, जिस वजह से वो उसे राजगद्दी देने लायक नहीं समझता। वहीं दूसरी तरफ चंद्रभान अपने कक्ष में कबूतर के मरहम लगा रहा होता है। लो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मेरा बेटा अभी तक नहीं बदला। जैसे बचपन में पशु पक्षियों की तुम परवाह करते थे, आज भी बिल्कुल वही हो। अब हम तुम्हारे लिए बहुत चिंतित होते हैं, तो राज्य का भार तुम्हें संभालना है, इसलिए तुम विवाह कर लो। पिताजी, आप जानते हैं ना, मैं इतनी जल्दी विवाह नहीं कर सकता। अगर सब कुछ मुझे ही संभालना है तो मैं चाहता हूं मेरी पटरानी ऐसी हो जो काफी समझदार हो। मैं ना हूं तो राज्य को अच्छे से संभाल ले, बिल्कुल जैसे राजमाता संभालती हैं। मैं तुम्हारे इस निर्णय से सहमत हूं और जैसा तुम चाहते हो वैसी कन्या को भी हम जरूर ढूंढेंगे। यही बात राजा अपनी रानी से कह देता है। महाराज, अगर आप भी यही चाहते हैं तो हम अपने बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी समझदार बहू को जरूर ढूंढेंगे। मंत्री जी, कक्ष में प्रवेश कीजिए। तभी राजमाता के कहने पर मंत्री कक्ष में आकर सिर झुकाकर प्रणाम करता है। जी राजमाता, कहिए। मंत्री जी, आपको हमारा एक काम करना है। राज्य में आपको एक ऐसी लड़की की तलाश करनी है जो सुंदर कम भी चलेगी, लेकिन बुद्धिमता उसमें तीव्र होनी चाहिए, ज्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हमारे चंद्रभान की पुत्रवधू बनेगी। जी राजमाता, मैं आज ही तलाश जारी कर देता हूँ। फिर मंत्री रथ से राज्य के बीच निकल जाता है, जहां वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की को ढूंढता है और वो ये तलाश 2 दिन तक जारी करता है। अंत में उसे एक वैद्य की बेटी पल्लवी मिलती है। लड़की, हमें पता चला तुम विद्या में बहुत तेज हो। इतनी पढ़ाई किस लिए कर रही हो? अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं महाराज का मंत्री विदुर हूँ। जी, मैं अपने पिताजी के साथ वैद्य की जानकारी हासिल करना चाहती हूँ, इसलिए इतना पढ़ती हूँ। ठीक है, चित्रकार जल्दी से इनका चित्र बनाकर मुझे दो, मुझे राजमाता को देना है। पल्लवी की तस्वीर बनाकर मंत्री को दे देता है और मंत्री सारी जानकारी के साथ पल्लवी की तस्वीर राजमाता और महाराज को दिखा देता है। ये लड़की तो बहुत गरीब है, चेहरे पर ज्यादा चमक नहीं है लेकिन सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, पर एक गरीब घर की लड़की हमारे महल की राजरानी बने, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसलिए मैं इस लड़की की कुछ परीक्षा लूंगी। मंत्री जी, इस लड़की को कल आप मेरे दरबार में ले आइए। और मुझे समझ नहीं आता महाराज, आपकी ये तकलीफ कब खत्म होगी जिससे आप फिर से चल पाए। उस युद्ध में आपके पैर पर काफी चोट आई थी। रानी साहिबा, अब ये तकलीफ कहाँ जाएगी? इसलिए तो हम चाहते हैं कि चंद्रभान हमारी राजगद्दी को संभाल ले और शादी कर ले। मंत्री उस गरीब लड़की को दरबार में ले आता है। प्रणाम रानी साहिबा, किस लिए बुलाया है? कुछ देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हम तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहते हैं। महारानी, राज्य से कुछ लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं, आप कहें तो मैं भेज देता हूँ। हाँ, भेजो। राजमाता, मैं बेकसूर हूँ। उन्होंने मेरे पूर्वजों की निशानी सोने के सिक्के मुझसे छीन लिए हैं, जो ये मुझे देना नहीं चाहते और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। राजमाता, यह गरीब झूठ बोल रहा है। भला इस पर पैसे कहाँ से आएंगे? ये सोने 1-2 सिक्के नहीं, पूरी पोटली है जिसे ये अपनी बताता है, जो कि मेरे हैं, इसके नहीं। इसने मेरे घर से ये सोने के सिक्के चोरी कर लिए थे। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते और गलत करने वाले को सजा अवश्य दी जाती है, इसीलिए बिरजू को कारागृह में बंद कर दिया जाए। राजमाता, ऐसा मत कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। ये सिक्के मेरे ही हैं, मैंने चोरी नहीं की है, ये मेरे पूर्वजों के हैं। राजमाता, क्षमा कीजिए, आप किसी एक पक्ष की बात सुनकर फैसला कैसे कर सकती हैं? हम उन सोने के सिक्के को देखेंगे, उस पर चिन्ह होगा, उससे खुद पता चल जाएगा। अगर ये सोने के सिक्के आपके हुए तो मोहन के हुए, नहीं तो वह उस बेचारे के हुए। वाह लड़की, हम तुमसे खुश हुए। सैनिक, सिक्कों का चिन्ह या वर्ष अंक बताओ। तभी सैनिक सिक्कों की पहचान करते हैं। राजमाता, इन सिक्कों पर तो 100 वर्ष पहले का अंक लिखा है। देख लिया राजमाता, ये सिक्के अभी के नहीं हैं, इसका मतलब ये व्यक्ति निर्दोष है। वह सिक्के उसी के पूर्वजों के हैं।
हम तुमसे खुश हुए, इसलिए अब तुम हमारे छोटे राजकुमार चंद्रभान से विवाह करके यहाँ की छोटी रानी बनोगी। हमें तुम्हारी बुद्धिमता पसंद आई। क्या इसलिए आप मेरी परीक्षा ले रही थी? हाँ, तुम्हें स्वीकार तो है ना? राजमाता, आप मेरे माता पिता से बात कर लीजिए, बाकी मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। और फिर राजमाता पल्लवी के माता पिता से विवाह की बात करती है। इसके बाद पल्लवी का राजकुमार चंद्रभान से विवाह हो जाता है और राज्य में महाराज और राजमाता गरीब और भूखे लोगों को खाना और कंबल बंटवाती हैं। शादी की पहली सुबह सूर्यभान और पल्लवी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक ऐसा नुस्खा जानती हूँ जिससे आपके पाँव की चोट हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और आप फिर से धीरे धीरे चलने लगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मेरे पिताजी एक वैद्य हैं। ठीक है, तुम वो लेप बना देना। ओहो, देवरानी पहली बार में ही सबको खुश करना चाहती है, पर आज गद्दी तो मैं ही लेकर रहूंगी। पल्लवी, आज तुम्हारी पहली रसोई है। बावर्ची खाने में जाकर शाही भोजन बनाओ, क्योंकि महाराज के करीबी दोस्त और बहुत सारे राज्य के राजा आ रहे हैं। साथ ही चंद्रावती, तुम भी खाना बनाओ। जिसका खाना सबसे अच्छा होगा उसे मैं ये राजपाठ दूंगी। जी रानी साहिबा। पल्लवी बावर्ची खाने में खाना बनाने जाती है। चंद्रवती भी राजाओं का शाही भोजन पका रही थी। तभी वो खाने में जहर डाल देती है और ये करता हुआ पल्लवी देख जहरीली खीर को हटाकर वहां दूसरी खीर रख देती है। और जब सारा खाना महाराज और बाकी राजाओं को परोसा जाता है तो वो सब लोग बहुत तारीफ करके खाते हैं। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। आपके पुत्र वधू ने काफी स्वादिष्ट भोजन पकाया है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज विक्रमादित्य। हमारी छोटी रानी ने काफी अच्छा खाना बनाया है। और खाना परोसो, और भी दी जाए। ये अभी तक महाराज की तबीयत खराब क्यों नहीं हुई? वह जहरीली खीर खाई नहीं क्या इन्होंने? नहीं, क्योंकि वह जहरीली खीर मेरे पास है और आपने महाराज को मारने की कोशिश की, ये बात मैं सबको बता दूंगी। राजमाता, महाराज देख लीजिए, बड़ी रानी साहिबा आपको मारना चाहती थी। क्या? पर क्यों? राजमाता, महाराज, कल की आई लड़की हमें आपके सामने फंसाना चाहती है। हमने आपकी खीर में कोई जहर नहीं मिलाया। अगर ऐसा होता तो आप अभी तक ठीक नहीं होते ना। आप सब खीर खा चुके हैं। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे, तो आप मेरे हाथ में जो खीर है ये खाकर दिखा दीजिए। खाइए। तुम्हारा दिमाग खराब है? हटाओ ये खीर यहाँ से। मैं क्यों खाऊं खीर जहर वाली? ये खीर तो महाराज को खानी चाहिए थी। ये सुन गुस्से में राजमाता चंद्रावती पर हाथ उठा देती है। चंद्रावती, हमने तुम्हें अपनी बड़ी बहू माना और तुमने हमारे ही पति के साथ ऐसा करना चाहा। आखिर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप ये राजपाट इस देवरानी को दे दो। इस पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। मैं बड़ी हूँ। बड़े होने से कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी भी संभालनी आनी चाहिए। और तुमने ऐसी हरकत करके बता दिया कि अब इस महल और राज्य को संभालने के लिए चंद्रभान और पल्लवी ही ठीक रहेंगे। शाबाश पल्लवी, हम तुमसे बेहद खुश हैं। तुमने एक तरह से इस राज्य के महाराज की ही नहीं, हमारे पति की भी जान बचाई है। पहली रसोई का खाना भी बेहद अच्छा बनाया है। ये लो, हमारे सर का ताज अब से तुम्हारा हुआ। शुक्रिया राजमाता। इस प्रकार राजमाता उसकी पहली रसोई का तोहफा भी दे देती है। साथ ही राजकुमार चंद्रभान का दूध से अभिषेक भी किया जाता है। इसके बाद पल्लवी और चंद्रभान को राजगद्दी और महल संभालने के लिए दे दिया जाता है और बड़े बेटे बहू को महल से बेदखल कर दिया जाता है। और पल्लवी अपनी बनाई जड़ी बूटी के लेप को महाराज के पांव पर लगाती है, जिससे उसका पैर हमेशा के लिए ठीक हो जाता है।